ठीक है। और बताइए, तरंग शक्ति क्या था? कितने आयोजन कहाँ किया गया तरंग शक्ति? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। राजस्थान और ये और तमिलनाडु में तमिलनाडु, 2 जगह हुआ था। राजस्थान में कहाँ पे हुआ था? जोधपुर, राजस्थान जोधपुर में। संप्रीति किसके बीच होता है? बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत में। क्वाड का कहाँ हुआ है अभी शिखर सम्मेलन? क्वाड तो यहाँ हुआ क्वाड का यूएसए में सर। किस जगह पे? विलिंगटन। विल्मिंगटन, किस क्रम का क्वाड सम्मेलन था ये? किस क्रम का था? 24 नहीं, छठा था ना? अच्छा ना तो सर क्वाड। सर क्या बोल रहे हैं? एससीओ का कोई बात नहीं। क्वाड जो है ना शायद छठा ही था, 5वां या छठा था, चेक कर लीजिएगा। एससीओ का मीटिंग कहाँ हुआ अभी? 24th एससीओ का इस्लामाबाद। एशियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? लाओस में। भारत का 3 प्रमुख निर्यात गंतव्य कौन सा है? कौन सा देश है? यूएसए, यूएई, न्यूजीलैंड। नीदरलैंड, ठीक है, ओके। और हो गया, काफी कुछ तो पूछ गए, अब क्या पूछे? सब बता ही दिया। बिल्कुल सब सर एक न्यूज है सर, हाँ बताइए। इजिप्ट को मलेरिया फ्री का स्टेटस दिया गया है WHO के द्वारा। मिस्र को जो है कि WHO के द्वारा ये स्टेटस दे दिया गया है कि मलेरिया फ्री हो गया है। भारत को WTO के द्वारा कौन सा बीमारी था? ट्रोकोमा। द्वारा फ्री किया गया। हम लोग आज देख रहे थे ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप लोगों को इतनी चीज पढ़ने को मिल सकते हैं। अगर आप सिंपली पढ़ते होंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो बहुत छोटा दिखता होगा, लेकिन जब आप इसको जो है कि क्या कहते हैं, खास करके ये इमरजेंसी प्रोविजंस के एस्पेक्ट में जब जोड़ के पढ़ेंगे तो इसमें इतने चीज आपको पढ़ने को और देखने को मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि जब एक सरकार आती है और वो ब्रूटल मेजोरिटी के साथ रहती है, और वो सरकार जब ब्रूटल हो जाए तो किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को रुइन कर सकती है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब और बर्बाद कर देती है। इंदिरा गांधी जी का ये कारनामा था। कुछ तो काम उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया था, कुछ उससे पहले उन्होंने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया था, और उसके बाद जो बचा खचा था वो 25 जून 1975 को जब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवाया था फखरुद्दीन अली अहमद के साहब के द्वारा, उसमें तो पूरी के पूरे तरीके से संविधान को ही बर्बाद करके रखा हुआ था। जब आप पढ़ेंगे इस एक्ट को, इमरजेंसी प्रोविजंस को, आप जानते हैं कि हमारे भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र किया गया है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। आई थिंक कि आप लोग सभी लोग इस बात से अवेयर होंगे, और आप जानते हैं कि इस इमरजेंसी को लगाने का जो प्रोविजंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लिया गया था। और इमरजेंसी प्रोविजंस जब हम लोग लागू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो हमारे संविधान में दो तरीके का स्ट्रक्चर है, एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है। आप इससे भली वाकिफ होंगे कि व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज यूनिटरी स्ट्रक्चर। जब इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पोज होता है तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि वो यूनिटरी स्ट्रक्चर की ओर चला जाता है, जो फेडरलिज्म का पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। यानी कि इमरजेंसी का प्रोविजंस फेडरल स्ट्रक्चर के टोटली अगेंस्ट है। आप लोग ये भी जानते हैं कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब लागू किया जाता है तो हमारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है। तो इसमें 2-3 तरीके के प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 358 के तहत कुछ प्रोविजंस हैं और आर्टिकल 359 के तहत कुछ प्रोविजंस हैं। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इसको हम लोग बोरो किए हैं फ्रॉम द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। हम लोग ये अभी जो मैं 5 मिनट बात करूंगा इसके तहत मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इमरजेंसी लगाने के साथ साथ इमरजेंसी लगाने से पहले भी एक बैकग्राउंड क्रिएट किया गया था। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 में,
जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था तो क्या क्या उन्होंने जो है कि सुधारा और हमारे संविधान को बचाने का प्रयास किया था। आप जानते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत जो है कि क्या कहते हैं नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन करने का पावर है। उसके बाद आर्टिकल 356 के तहत जो है कि क्या कहते हैं ये स्टेट में इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से राज्य आपातकाल की बात नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ है। और आर्टिकल 360 के तहत जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात की गई है। और आर्टिकल 365 के तहत भी स्टेट में क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। वो उसमें एक ही कंडीशन है, अगर स्टेट सेंटर का बात मानने से इनकार करने लगे तो। 2-3 बातें कही गई हैं कि इमरजेंसी जो लगाया जाता है, जो नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत, इसमें 2 ग्राउंड को देखा गया कि एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी आपको पता होगा कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर ही लगाए जा सकते हैं। जो इंटरनल इमरजेंसी है वो पहले क्या था कि पहले सिविल क्या कहते हैं लिबरेशन के आधार पे भी लगाया जा सकता था, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि आर्म्ड रेबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो पहला हम लोग प्रयोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण सिर्फ और सिर्फ आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। आंतरिक अशांति पहले एक शब्द यूज किया जाता था जो उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसे एक्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा कि आर्म रेबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप इंटरनल इमरजेंसी, नेशनल इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि क्या कहते हैं कि ये जो रोल ऑफ कैबिनेट था, पहले कोई कैबिनेट का रोल नहीं होता था। जब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है, राष्ट्रपति को सिर्फ सेटिस्फाई कर दे इस बात को के लिए कि इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और ये भी जान लीजिए कि वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रेबेलियन हो सकता है कि हो गया हो या होने वाला हो, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति सिर्फ इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि ये घटना घटने ही वाली है तो भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। जो 25 जून 1975 को लगाया गया था, घटना घटी नहीं थी, घटना घटने की आशंका थी कि आंतरिक अशांति हो सकती है और उसके बाद इमरजेंसी लगाया गया था। आपको पता होगा कि रामलीला मैदान में जब ये जयप्रकाश नारायण जी गए थे, भाषण हो रहा था, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। कैबिनेट से जब तक कि लिखित रूप में, कैबिनेट का मतलब कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक। हम जानते हैं कि कैबिनेट में 3 तरीके का मंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार, एक कैबिनेट राज्य मंत्री भी होता है। तो जो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट रैंक का दर्जा जिसको प्राप्त है, वो लोग लिख के स्पष्ट हस्ताक्षर करके देंगे जब तक नहीं प्रेसिडेंट को, तब तक इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता। यानी कि प्रधानमंत्री का सिर्फ मन माना नहीं चलेगा, राष्ट्रपति का तो ऐसे भी मन नहीं चलता है क्योंकि राष्ट्रपति जब तक कैबिनेट अप्रूव करके देगा नहीं तो लगा ही नहीं सकता है। तो इन दोनों की मनमानी जो डिस्क्रिशनरी पावर थी उसको उन्होंने खत्म करवाया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये दूसरा प्रयोग हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या था कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता था, पहला काम होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी को डिक्लेयर करवाना। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। तो ओरिजिनली जो संविधान में बात थी कि 2 महीने तक, नेशनल इमरजेंसी के केस में 2 महीने के अंदर संसद के दोनों हाउस से उसको जो है कि अप्रूव करवाया जाएगा। लेकिन ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि नहीं, अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगाया है तो उसको 1 महीने के अंतर्गत आपको दोनों हाउस से, लोकसभा से और राज्यसभा से सेपरेटली, ज्वाइंट सेशन नहीं, सेपरेटली आपको पास करवाना पड़ेगा। ओरिजिनली बात ये था कि किस मेजोरिटी से आप पास करवाओगे, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि सिंपल मेजोरिटी से हम पास करवा देंगे। नहीं, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर एक बार फिर आता है यहाँ और उन्होंने बोला कि नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से आपको पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब आप जानते हैं कि 2/3 ऑफ द बोथ हाउस, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन क्या था, ओरिजिनली था क्या कि एक बार अगर ये इमरजेंसी अप्रूव हो गया तो ये कितना भी लंबे समय तक चल सकता है। इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा नहीं, एक बार इमरजेंसी लागू हुआ तो 6 महीने तक चल सकता है, 6 महीने के बाद नहीं चलेगा। अगर इमरजेंसी लागू हुआ हो और उस दरमियान में लोकसभा विघटित हो गया हो, तो यदि राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है और लोकसभा की नई बैठक जैसे ही होती है उसके 30 दिन के अंतर्गत इमरजेंसी को रेक्टिफाई करवाना होगा लोकसभा के से, नहीं तो वो जो है कि इमरजेंसी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया था इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी को आप अनलिमिटेड पीरियड तक बढ़ा सकते हैं।
लेकिन हर 6 महीने में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बोथ द हाउसेस से, और वो अप्रूवल किससे होगा? स्पेशल मेजोरिटी होगा, सिंपल मेजोरिटी से बात आपकी नहीं बनने वाली है। उसके बाद क्या किया था इन्होंने कि इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया जाता है उसको जुडिशियल रिव्यू से उन्होंने इम्यून प्रोवाइड करवा दिया था, इम्यूनिटी दिलवा दिया था कि नहीं, अगर इमरजेंसी घोषित होती है तो इसको इसका किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ये 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये कितना खतरनाक काम उन्होंने की थी। उसके बाद फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया, उन्होंने ये जो प्रोविजन दिया गया था कि इम्यून है, इमरजेंसी डिक्लेरेशन को जुडिशियल रिव्यू से उसको उन्होंने हटवाया और इस प्रोविजन को ही डिलीट करवा दिया कि नहीं, किसी भी तरीके का इम्यूनिटी नहीं है, ये अगर चाहे तो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में ये बोला भी था कि इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जो है कि ये कोर्ट ऑफ द लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने का इनको ग्राउंड दिया गया है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन, उसके बाद या फिर जो है कि इरिलेवेंट फैक्ट्स के आधार पे, या फिर एब्सर्ड प्रोसेशंस के आधार पर, अगर किसी भी तरीके से मतलब कि इमरजेंसी लगाई गई है मनमाने तरीके से, उसको जो है कि जुडिशियल रिव्यू का किया जा सकता है। ये मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी आकर के बोला था। फिर हमारा जो है कि क्या कहते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारे सामने, कि इनमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट कैन रिवॉक द इमरजेंसी। आपको जान के पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी को अपने मन से हटा सकता है। उसका मन हो गया कि हाँ अब हम हटाने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जहां भी बोले उसके पीछे कौन है? कैबिनेट काउंसिल हमेशा उसके पीछे रहता है। तो प्रेसिडेंट को अगर मन हो गया कि इमरजेंसी को हटाना है तो वो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा चाहे तो ये भी इमरजेंसी को हटाया जा सकता है, वो बहुत सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का अगर 1/10 सांसद, विपक्ष पक्ष को मतलब नहीं, मतलब कि 1/10 सांसद अगर रिटर्न में लिख के देता है स्पीकर को कि आप बुलाइए सेशन को, इमरजेंसी को हटाने की बात होगी इसमें, तो वो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा विदिन 14 दिन, और उसमें एक सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ एक प्रोविजन पास किया जाएगा कि इमरजेंसी को हटाना है, तो वो जो है कि हटाया जा सकता है। पहले ये प्रोविजन नहीं था 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर, और फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही दिया गया है कि लोकसभा भी इमरजेंसी को हटा सकता है। उसके बाद फिर बात करें कि मेजोरिटी, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने दो काम किया। पहला काम क्या किया कि इमरजेंसी को लगाना बहुत डिफिकल्ट कर दिया। लगाना है तो आपको कैबिनेट से रिटर्न अप्रूवल चाहिए वो होगा, साथ के साथ रिएक्टिफाई करवाना होगा विद इन द 1 मंथ, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 66% सांसदों का वोट, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी आपको पता है उससे। लेकिन अगर हटाना है, प्रेसिडेंट अगर हटाना चाहे तो ऑटोमेटिकली हटा देगा, उसके लिए कोई लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं होगी। ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको सिंपली बोला कि सिंपल मेजोरिटी लीजिए लोकसभा से और एक बिल पास कीजिए कि हम इमरजेंसी हटाने के लिए जा रहे हैं, और सिर्फ लोकसभा भी अप्रूव कर देगा तो भी आप इमरजेंसी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इमरजेंसी हमारे यहाँ 3 बार लगाया गया है, आपको पता होना चाहिए, 1962, 1971 और 1975। 1962 और 71 में तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन का सिचुएशन था, इसके लिए लगाया गया था, और 1975 की इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगा दी गई थी। बाद में एक कमीशन बना था, शाह कमीशन, उन्होंने ये जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी इसकी इंक्वायरी की थी, और उन्होंने बोला था कि नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आपने जो इमरजेंसी जिस भी ग्राउंड पे लगाया था वो जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता है। ये तो हो गया आपका इमरजेंसी का प्रोविजन। इसी तरीके से एक प्रोविजन है प्रेसिडेंट रूल का, और एक प्रोविजन आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी। तो क्या आगे बात किया जाए या बहुत टाइम हो गया है? बता दीजिए सर। देखिए, प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी के बारे में कुछ आर्टिकल को समझिए। सबसे पहले आर्टिकल 355 जो है, इसमें ये लिखा गया है कि ये जो सेंटर है, सेंटर का एक काम है, ये प्रोटेक्ट करेगा एवरी स्टेट को, प्रत्येक राज्य को केंद्र प्रोटेक्ट करेगा इस बात से, किससे? तो एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टरबेंस से। एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टरबेंस, तीसरा लाइन उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट इस बात को भी इंश्योर करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हर राज्य का जो सरकार चल रही है वो संविधान के हिसाब से चलता हो। 3 बातें हो गई, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आर्म रेबेलियन वगैरह हो जाए तो, और तीसरा क्या है कि स्टेट जो चल रही है, राज्य सरकार जो चल रही है, वो संविधान के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, इस बात को भी देखना जरूरी है। तो ये जो तीसरा लाइन है कि स्टेट संविधान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसी के कारण जो है कि आपके यहाँ इमरजेंसी
लागू होती है, जिसको कि आर्टिकल 356 कहते हैं। ये सबसे ज्यादा बदनाम आर्टिकल है और सबसे ज्यादा मिसयूज्ड आर्टिकल है। आज तक 120 बार इसका उपयोग किया गया है। पहली बार 1951 में पंजाब के अगेंस्ट इसको यूज किया गया था, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में भी 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं। ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है ये आर्टिकल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस आर्टिकल के बारे में कहा था कि इसको जो है कि इसी तरीके से नहीं लगाया जाना चाहिए, इसको लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज किया जाना चाहिए, और ये आर्टिकल जो है ये डेडेड लेटर है, इसको नहीं यूज करना है। इसको यूज करना है ओनली एज ए मेजर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आपके पास कोई चारा नहीं बच जाता है, तभी जो है कि आप इसको क्या कहते हैं आर्टिकल 356 को यूज करेंगे। आपको याद होगा कि जब तक कि इस SR मुंबई साहब का 1994 में केस नहीं हो गया था, ये जो क्या कहते हैं अभी ये कर्नाटक में इनके लड़के अभी बने हुए थे, मुख्यमंत्री थे, कोई बम्बई उसका भी नाम है, उसी के पिताजी थे SR मुंबई। क्या नाम था उसका मुख्यमंत्री का? वास्तवराज मुंबई। हाँ, बसवराज मुंबई के पिताजी थे SR मुंबई। उनका जब तक जजमेंट नहीं आ गया था तब तक तो इतना मिसयूज होता था, क्या कहते हैं ये इसका आर्टिकल 356 का कहने की बात नहीं है। अगर केंद्र की सरकार बदल गई, मान लो कि कांग्रेस की सरकार से जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो उन्होंने जितने भी कांग्रेस के स्टेट हैं उसका हटा दिया, या फिर क्या मतलब कि केंद्र का सरकार X का पार्टी का हो, राज्य का सरकार Y पार्टी का हो, तो मनमर्जी तरीके से जो है कि सरकारों को गिराया जाता था। लेकिन SR मुंबई केस के बाद इसको जो है कि बहुत ही टफ बना दिया गया। तो अभी बात करते हैं SR मुंबई केस में क्या हुआ था, और अप्रैल या मई के विजन के आर्टिकल में SR मुंबई का डिटेल में दिया गया, मैं क्लास में इसको पढ़ाया भी था। ठीक है, ऐसे अभी पूरी बात मैं बता भी दूंगा। तो ये आर्टिकल 355 में आपको पता चल गया कि 3 बातें लिखी गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और राज्य सरकारें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है नहीं चल रही है। आर्टिकल 356 में एक बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट को इस बात से सेटिस्फाई हो जाए, विद और विदाउट, ध्यान रखिएगा, विथ और विदाउट दोनों चीजें लिखी गई हैं। गवर्नर्स रिपोर्ट दे स्टेट का कि स्टेट जो है कि नहीं चल रहा है, राज्य सरकार अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, तो इसको जो है कि क्या कहते हैं वहां पे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। और आर्टिकल 365 भी है, वहां उसमें भी लागू हो सकता है। तो आर्टिकल 365 का उपयोग तभी होता है यदि स्टेट फेल कर जाए कंप्लाई विद द एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार अगर कोई डायरेक्शन दे रही है राज्य सरकार को और वो राज्य सरकार उसको मान नहीं रही है, तो उसके केस में जो है आर्टिकल 365 के तहत इमरजेंसी लगेगा, अदरवाइज आर्टिकल 356 के तहत लगेगा। ठीक है, यहाँ ये जो विथ और विदाउट गवर्नेंस रिपोर्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही SR मुंबई केस में बहुत टाइट इसको कर दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब ये अप्रूव कैसे होगा, तो देखिए सब सारे इमरजेंसी में सिंपल पहले प्रोविजंस थे, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा टाइट किया गया है। और जो प्रोविजंस हैं, चाहे वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन हो या फिर क्या कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन हो, उस दोनों में से कोई भी किसी भी रूल को टाइट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखेगा आपको, आपको पता है कि जैसे ही किसी स्टेट में आप लगाएंगे प्रेसिडेंट रूल, वैसे ही आपको राज्यसभा लोकसभा से क्या करवाना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा उसका। यहाँ क्या है कि किस मेजोरिटी से रेक्टिफिकेशन करवाएंगे, तो सिंपल मेजोरिटी वाली बात आ गई यहाँ पे। कितना टाइम के अंदर रेक्टिफिकेशन करवाएंगे, तो 2 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या था, नेशनल इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी को बदल के क्या कर दिया गया था, स्पेशल मेजोरिटी, और 2 महीने के टाइम को घटा करके क्या किया गया था, 1 मंथ कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ड्यूरेशन क्या होगा, तो आप जान रहे थे नेशनल इमरजेंसी के केस में कि हर 6 महीने पे इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है अनलिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए। लेकिन इसमें जो है ड्यूरेशन दिया गया है प्रेसिडेंट रूल में, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि हर 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जाएगा, मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि अगर 1 साल हो गया, यानी कि 6 महीना 2 बार आपने बढ़ा लिया, 1 साल के बाद अगर आपको क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में बढ़ाना है, तो उसके लिए 2 ग्राउंड आपके पास होना चाहिए। पहला, या तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो, तब तो खैर अनकॉमन सिचुएशन हो जाएगा, वो तो बात ही अलग हो गई। पहला उसमें है कि 1 साल के बाद, ध्यान से सुनिए, हम लोग प्रेसिडेंट रूल को स्टेट में 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, 6 महीने के गैप से 3 साल तक जा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में 1 साल से ऊपर लगाना है 3 साल तक, यानी कि दूसरा और तीसरा साल लगाने के लिए
आपको 2 ग्राउंड क्लियर करने पड़ेंगे। पहला कि पूरे देश में ही नेशनल इमरजेंसी लागू हो, तब तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा, 1 साल से ज्यादा अगर आपको प्रेसिडेंट रूल लगा के रखना है किसी स्टेट में, तो ये स्पष्ट तरीके से इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट देना होगा कि वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने का सिचुएशन अभी तक सही नहीं है, इसलिए नेशनल इमरजेंसी ये प्रेसिडेंट रूल लागू करवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मणिपुर के केस में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया होता और लगातार हिंसा जारी रहती, तो उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट बना के देता प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे इलेक्शन करवाना अभी सेफ नहीं है। उसके बाद ही 1 साल के ऊपर तक का जो है कि प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्यों नहीं लगाया जा सकता? बात समझिए, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा देश। इस तरीके से जैसे ही आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं स्टेट के ऊपर, सारा का सारा जो राज्य का पावर केंद्र के हाथ में चला जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है और ये संविधान के बिल्कुल ही खिलाफ बात जाती है। इसलिए किसी भी स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगा करके अनलिमिटेड पीरियड तक नहीं लगा सकते, नहीं तो केंद्र में मोदी सरकार आ गई, जितने भी कांग्रेस की सरकार है सबको गिरा दिया जाएगा, मन मर्जी अपना प्रेसिडेंट रूल लगाए हुए रहेगा। तो इस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि यही इंदिरा गांधी फिर काम की थी क्या कि 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन अंडर 356 इसको जो है कि इम्यून कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू से। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसको जो है कि जुडिशियल रिव्यू को हटाया गया, यहाँ भी हटा दिया गया था। अब इसको हटाया कैसे जाएगा? तो सिंपल, प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन राज्य से हटाया जा सकता है, इलेक्शन होना चाहिए, प्रेसिडेंट घोषणा करेगा, एक लेटर निकालेगा, एक गजट नोटिफिकेशन आएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके से पार्लियामेंट अप्रूवल का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां क्या था, वहां 2 तरीका था। एक तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी में चाहे तो खुद से हटा सकता है, या फिर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी के साथ लिख के देता तो भी हट जाता, ठीक है। पहली बार ये पंजाब में ऐसा खेल किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अब आइए कि एसआर बम्बई केस में क्या हुआ था। तो हम लोग समझते हैं कि एसआर बम्बई केस में क्या हुआ था। सबसे पहली बात जो ये बातें चल रही थी कि प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया है तो वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। एसआर मुंबई केस ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ 1994 में कहा कि जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो ऐसे नहीं रिलेवेंट हो जाएगा कि आपने कुछ भी मनमर्जी आपने सेटिस्फाई कर लिया, नहीं, उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड होने चाहिए। अगर आपने राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया है तो भी अगर हम देख लेंगे कि ये जो लगाया गया है राष्ट्रपति शासन राज्य में वो गलत तरीके से लगाया गया है, तो हम उस भंग किए हुए विधानसभा को भी रिस्टोर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि राज्य की विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है तब तक जब तक कि इसको पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर दे। पार्लियामेंट अप्रूवल का टाइम पीरियड क्या था? 2 महीने का था। 2 महीना के अंतर्गत जब तक पार्लियामेंट दोनों सेशन से किसी भी राज्य के प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव ना कर दे, तब तक आप राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, बात भंग करने की हो रही है, ठीक है। सस्पेंड करना अलग बात है, भंग कर देना अलग बात है। सस्पेंड किया हुआ चीज अलग चीज होता है, आप इस चीज को समझते हैं। तो सस्पेंड तो कर सकते हैं लेकिन आप भंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने भंग कर भी दिया है तो भी हम जो है कि उसको रिस्टोर कर देंगे, ऐसा एसआर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। और स्टेट गवर्नर को बोला गया है कि जितना भी फैसला होगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक पार्टी का सरकार कोई मेजोरिटी में पार्टी नहीं आई या किसी की सरकार गिर गई राज्य में, तो दूसरा ऑपोजिशन को मौका मिलना चाहिए ना कि ये हम इसको पूरा करेंगे, हम मेरे पास एमएलए है पर्याप्त, हम जाके सरकार बनाएंगे। तो बोला गया कि जो भी फैसला होगा वो हाउस ऑफ द फ्लोर पे होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, वहीं पे जाके फैसला करेंगे कि किसके पक्ष में कितना एमएलए है, कौन सरकार बनाने के लिए है। सारे प्रोसेस को आप देख लेंगे कि नहीं, कोई भी एमएलए नहीं मिल रहा है, कोई भी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, तभी आप जाकर के जो है कि नेशनल प्रेसिडेंट रूल घोषित कर सकते हैं, अदरवाइज घोषित नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ एक बात और इंपॉर्टेंट बोला गया था इस एसआर बम्बई केस में कि यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि एंटी सेकुलर पॉलिसी हो रही है, जैसे कि उस समय बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था 1993 में, ये मामला उसमें बहुत गर्म था। ये मान लो योगी सरकार ऐसा कुछ कर रहा है, मुस्लिमों के अगेंस्ट बहुत काम कर रहा है, तो उस बेसिस पे भी राज्य में जो है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर भी। और ये जो है कि इसके तहत भी आर्टिकल 356 के तहत इसका क्या कहते हैं ये एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि सेकुलरिज्म जो है ये बहुत हमारा फंडामेंट क्या कहते हैं ये जुडिशियल रिव्यू के तहत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सेकुलरिज्म के अगेंस्ट कोई राज्य काम कर रहा है तो उस ग्राउंड के ऊपर भी क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, ठीक है।
बात समझ में आई? कुछ क्वेश्चन पूछे, बताइए कुछ जी क्वेश्चन सर। पूछे। एक दो बातें और बता देते हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 का जिक्र कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके इमरजेंसी के दरमियान। आर्टिकल 358 जो है ये कहता है कि अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, तो आपका जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्या है आपको पता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल ऑटोमेटिकली जो है कि क्या कहते हैं, सस्पेंड हो जाएगा। ये आर्टिकल 358 कह रहा है कि इमरजेंसी का घोषणा जैसे ही होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया हो आर्म्ड रेवेलियन के कारण, तो फिर ये आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही जोड़ा गया था। अब बात आती है क्या कहते हैं आर्टिकल 359 का। आर्टिकल 359 के तहत कहा गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ये तो किसी भी सूरत में आप सस्पेंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, 20-21 का ध्यान रखेंगे, ये सस्पेंड नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि इसके अलावे जितने भी आर्टिकल को सस्पेंड करना है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को, प्रेसिडेंट को बाकायदे उसका जो है कि एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। आर्टिकल 14, 15, 16, उसके बाद फिर 25, 26, जो मर्जी उसमें जो भी आर्टिकल लिखना हो प्रेसिडेंट साहब लिखेंगे, और जो नोटिफिकेशन में लिखेंगे वो बाकायदे हर हाउस से पास करवाएंगे। दोनों पार्लियामेंट्री हाउस उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद ही वो सस्पेंड होगा, और सस्पेंशन का उसमें ड्यूरेशन बाकायदे लिखा हुआ होना चाहिए कि कितने दिनों तक के लिए आप इसको सस्पेंड कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को। तो ये देखिए, जो सस्पेंड होता है एक्चुअली होता क्या है ना कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स तो आपके रहते ही हैं, लेकिन जो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले जाया करते थे, वहां पे जाकर के अपने मतलब फंडामेंटल राइट्स के हनन के बारे में बात किया करते थे, उस चीजों को ही वो सस्पेंड कर देते हैं। तो इसलिए जो है कि हर आर्टिकल का नाम, जो आर्टिकल का नाम प्रेसिडेंट ने लिखा है वही आर्टिकल सस्पेंड होगा। उसमें 20 और 21 आर्टिकल नंबर को लिख भी नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही लिखा गया था कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द आर्टिकल 20 एंड 21। इसके लिए जो है कि कोर्ट जाने से कोई मना नहीं कर सकता, यानी कि इस आर्टिकल को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 359 कब लागू होगा? तो ये लागू होगा एक्सटर्नल इमरजेंसी के तहत और इंटरनल इमरजेंसी के तहत भी। लेकिन लागू करने से पहले क्या चाहिए? नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 355 भी मैंने बता दिया, उसके बाद 358 भी बता दिया, 359 भी बता दिया। आपको 300 क्या कहते हैं 52, 356, 360 पता ही है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए कि आर्टिकल अगर 355 क्या कहता है, सॉरी 352 अगर मुझे लागू करना है तो किस मेजोरिटी से अप्रूव करवाना होगा? 352। दोनों हाउस से। स्पेशल मेजोरिटी के साथ सर। हाँ, 2/3। 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है कि इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर क्या कहते हैं आर्टिकल 352 को लागू करना है तो इसके अप्रूवल कितने दिनों के अंतर्गत हो जाना चाहिए? 2 महीने। 1 महीना सर, 1 महीना। देखिए सिर्फ 352 में एक महीना है, और 356 और 360 में 2 महीना है। ठीक है, 352 को लागू करवाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन 356 और 360 को लागू करवाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी। ये बताइए कि 352 कितने दिन तक लागू रखा जा सकता है? 6 महीना सर, 6 मंथ। एक बार अप्रूवल के बाद 6 महीने। ठीक है, और उस तरीके से 6 मंथ करके आप अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा सकते हैं। हाँ, नेशनल इमरजेंसी केस में संसद का जो कार्यकाल होता है उसको भी समझ लीजिए कि जो संसद का कार्यकाल होता है उसको एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं। इमरजेंसी का टाइम ऑफ पीरियड 6 महीने तक बढ़ेगा, लेकिन संसद का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से नेशनल इमरजेंसी के केस में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, सेंटर चाहे तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, और इस 1 साल करके अनलिमिटेड पीरियड तक बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है, 6 महीने से ज्यादा
समय तक एक्सटेंशन किसी को भी नहीं मिल सकता है, ना लोकसभा को मिल सकता है, ना विधानसभा को मिल सकता है। इमरजेंसी आज खत्म हुआ, 6 महीने के अंतर्गत चुनाव हो जाएगा, 6 महीने के बाद नई सरकार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पूछे कि इमरजेंसी के केस में क्या कहते हैं, इमरजेंसी एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 months. और इमरजेंसी के केस में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 साल. एक एक साल। साल एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कल इसी तरीके से इसको पूरा पढ़ के आएंगे। आप लक्ष्मीकांत से पढ़े या जहाँ से भी पढ़ना चाहें, तो आपको आसानी से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी में बहुत बातें नहीं की गई है, आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है कि लगाया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसको लगाया जाता है, और उसको हटाने के लिए किसी भी तरीके का पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता भी नहीं है। सिंपल मेजोरिटी के तहत जो है कि 9 सदन के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसको बस 2 महीने के अंतर्गत पास करवा देना है। और एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो गया तो उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए ही लागू हो जाता है। 6 मंथ वाला कोई खेल नहीं है उसमें, वो एक बार लग गया तो लग गया। ठीक है, अनलिमिटेड पीरियड तक वो लगा हुआ रहता है। उसको रिपीटेड अप्रूवल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में रिपीटेड अप्रूवल का। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लागू हो जाता है तो कोई भी राज्य की विधानसभाएं अपना मनी बिल बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के पास नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो राज्य विधानसभाओं को जो पैसा दिया जाता है या स्टेट को जो पैसा दिया जाता है उसमें भी कंट्रोल कर सकता है। और क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले सारे कर्मचारियों का वेतन, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन को छेड़छाड़ नहीं करने की बात है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू हो जाए तो उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वेतन को भी कम किया जा सकता है। ये मतलब ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में आप जुडिशरी तक को टच कर सकते हो, जुडिशरी के वेतन को टच कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति के वेतन पे असर होगा कि नहीं सर? क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति के वेतन पे? हाँ, सब सारे के वेतन पे जिसका इसका संसद बोलेगा उसका रिड्यूस कर दिया जाए। वो भी तो कार्यपालिका का ही अंग है ना, राष्ट्रपति महोदय। कार्यपालिका का वेतन कम किया जाएगा तो उनका वेतन क्यों नहीं कम होगा, हो सकता है। तो वो संसद तय करेगा किसका वेतन कम करना है, किसका नहीं करना है, कितना कम करना है। ठीक है, और स्टेट को मनी बिल पास करने का अधिकार अपने से नहीं दिया जाता है। मनी बिल जो भी पास होगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही पास होगा। ठीक है, ठीक है, तो काफी रात भी हो गई है, आई थिंक ये बातें समझ में आई होंगी। जी समझ में सर, आया? जी सर। एक दिन रीट जो डिफरेंट टाइप के रीट होते हैं वो बता दीजिएगा, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कल 2 चीजें आपको बता देंगे, एक तो रीट के बारे में बता देंगे, उसका जो प्रेसिडेंट पार्डन करता है और उसको क्या बोलते हैं, पार्डन होता है, उसके बाद फिर और भी 5 तरीके, हाँ, रिमिनेशन जो भी होता है, रिमिशन, रिस्पाइट होता है, रिप्राइब, रिसाइट होता है, ये yes, sir. सारा, ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो ये भी बता देंगे आपको कल। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है हाँ, कि लोकसभा में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उसके केस में अध्यक्षता प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव्ड मेंबर के द्वारा ही किया जाएगा। जो आप जानते हैं कि लोकसभा में पैनल में 10 सदस्य रहते हैं, वो पैनल के 10 सदस्य भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा जिस पर्सन को, वही कर पाएंगे। जनरल केस में क्या होता है, अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है, उपाध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है, 10 मेंबर्स का एक पैनल का नाम रहता है। उस 10 मेंबर्स में से कोई उठ के जो है कि क्या कहते हैं, अध्यक्षता कर लेता है। अगर वो 10 मेंबर में भी कोई व्यक्ति नहीं है नॉर्मल केस में, तो अब्सेंट है। नॉर्मल केस में अब्सेंट की बात चल रही है कि कोई आया ही नहीं है, उस दिन बरसात था, घर में ही रह गया, आ ही नहीं पाया। तो उस समय क्या होगा कि जो लोकसभा है उसमें अपने में से किसी व्यक्ति को चुन लेगा कि आज अध्यक्षता तुम कर लो। लेकिन अगर वो दोनों नहीं है यानी कि सीट उसका वैकेंट है, किसी कारण से वैकेंट होने के कारण हो सकता है उन्होंने रिजाइन दे दिया हो या जो भी हुआ हो, तो उसके केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा जो व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, उसी लोकसभा में से किसी को अपॉइंट किया जाएगा, वही कर सकते हैं। सीट जारी करने के संबंध में पावर है वो ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले से। ठीक है, तो इसको भी जानेंगे। उसका जो आपका जी सर। एक कंफ्यूजन यहाँ भी होता है कि कौन सा प्राइमरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा सेकेंडरी जुरिस्डिक्शन है, कौन सा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा नहीं है। तो उन सब चीजों को भी कल जो है कि हम लोग बात कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी बात कर लेंगे, हाई कोर्ट का भी बात कर लेंगे। ठीक है, और मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट के तहत में सारा बात हो जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों हो जाएगा चर्चा आपका। ठीक।
ठीक है, तो मेरे तरफ से अब सभी को गुड नाइट। जी सर, थैंक यू सर। आदित्य सर, तो क्लास को ऑफ किया जाए। जी जी सर, बिल्कुल। ओके सर। बहुत इंफॉर्मेटिव था सर, क्वालिटी वाला सेक्शन। ओके। इस तरीके से आदित्य सर भी पढ़ा रहे हैं, आपको का- काफी देर देर तक याद भी करवा दे रहे हैं क्लास में, ताकि चीजों एकदम बिल्कुल याद हो जाए। तो बार बार अब टाइम भी कहाँ है, याद भी ना करना पड़े, चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।